प्रोफेसर साहब, ये मुद्दे पहुंच रहे हैं या आरजेडी को लगा कि एक सीमित कर दिया है राजनीतिक विमर्श का दायरा, ये एसआईआर सिर्फ वोटर अधिकार पर जरूरत से ज्यादा है, तवज्जो देकर और मुद्दों को कुछ गौण कर दिया और इसीलिए अब तेजस्वी खुद ही निकल पड़े? बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा के दौरान भी कई सभाओं में, आरा के मंच पर भी तेजस्वी जी ने जो अपने पढ़ाई दवाई कमाई की बात उन्होंने की थी, उसको दोहराने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है, वोट अधिकार यात्रा की आवाज में इनकी आवाज दब गई थी, इसलिए वो फिर से एक बार इस यात्रा पर निकले हैं। और इस बार इनका ब्लूप्रिंट देख लीजिए, कह रहे हैं कि हम किसानों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, बेरोजगारों की बात करेंगे। तो इस तरह की बात का मतलब तो है, ठीक है, वो 66 विधानसभा की सीटें जो छूटी हैं वो बजाते स्ट्रेटजी के तहत इस बार तेजस्वी जी निकले हैं। चूंकि यहाँ पर ये कमजोर कड़ी इनकी रही है, 50% के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ठीक है, 34 सीटें एनडीए जीतती है वहां। हाँ, इसमें दो इलाके जो हैं वो थोड़ी कमजोर कड़ी हैं। 2 इलाकों में नालंदा, यहाँ पर 7 सीटों में से 6 एनडीए जीत गया था और एक सुपौल 5 की 5 सीटें जेडीयू जीत गई थी। ये 2 इलाके तो अच्छी खासी कमजोर कड़ी हैं आरजेडी के लिए। हाँ, लेकिन आरजेडी जहानाबाद की सारी सीटें जीत जाती है। हाँ, हम लोग उसको भी देखें कि जहानाबाद में एनडीए एक भी सीट नहीं जीत पाती। हाँ, तीनों की तीनों जीत गया था महागठबंधन। नालंदा से लेकर के पटना, बेगूसराय जी तीनों सीटें जीत गई थी। तो इनका जो ब्लूप्रिंट है, जिसमें इन्होंने कहा कि हम इंटेंसिव रिवीजन में वोट चोरी की बात तो किए, ठीक है, कांग्रेस को संजीवनी मिली, लेकिन हमारे मुद्दे कहीं न कहीं से दब रहे थे। जिस मुद्दे को लेकर के हम 2020 में आए थे और लोगों को कनेक्ट किया था, वही नैरेटिव बना था और हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके इस बिहार में आए थे। इस वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से तेजस्वी जी फिर से उन मुद्दे को गरमाना चाहते हैं और बजाते जिलाध्यक्ष, और इसीलिए सोची समझी रणनीति के तहत ये थोड़ी कांग्रेस से फिलहाल दूरी बनाई है, फिर साथ में आएंगे। नहीं, बिल्कुल दूरी इसीलिए इन्होंने बनाई है। कांग्रेस को लेकर के जो आप सवाल पूछ रहे थे, बिल्कुल कल ही परसों मैंने देखा कि कांग्रेस ने कहा कि भाई 37 सीटें तो हमें ऐसी दे दिए थे जो कमजोर सीटें थी। 21 सीटें ऐसी दिए थे 70 में, जिसमें 10, 15, 20 कभी भी महागठबंधन नहीं जीती। तो कमजोर सीटों को दे करके अगर हमें चाहेंगे तो कांग्रेस जब दबाव बनाने की कोशिश कर रही है इन पर कि हमें मजबूत सीटें चाहिए, कल भी अल्लाह बरू बोल रहे थे कि हम लेंगे सीट, लेकिन हम कमजोर सीट क्यों लेंगे। तो वैसी स्थिति में ये खुद यात्रा पर निकल गए हैं। तो अभी सीटों को लेकर खींचतान भी है, चेहरे पर भी थोड़ा घमासान मच रहा है, पर शांति आपके यहाँ भी नहीं है। राजीव रंजन जी, अब ये चलो जीते हैं, थोड़ा मुझे नाम भी अटपटा लग रहा है, चलो जीते हैं। रथ यात्रा पर अकेले ही निकल पड़ी बीजेपी, आपकी जरूरत महसूस नहीं की? देखिए संदीप चौधरी जी, गठबंधन राजनीति में एक बात बहुत ही स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए। अनेक कार्यक्रम गठबंधन में शामिल सभी दल अपने संगठन के तरीके से संगठन के स्तर पर करते हैं और जहां सबकी सहमति होती है उन मुद्दों पर गठबंधन मिलकर कार्यक्रम करता है। अनेक अवसरों पर हमारी पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम किए गए उसमें गठबंधन के बाकी साथी दल शामिल नहीं थे। अभी जो सामने है, जिसकी चर्चा आपने नहीं की, बिहार विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है 243 सीटों में हम लोगों ने 4 चरण में लगभग 140-45 सीटें पूरी की है। और चूंकि उस दल का मैं हिस्सा हूँ, इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि इसके क्या क्या निहितार्थ होंगे और इसका लाभ गठबंधन को क्या मिलेगा। ये बड़ा कार्यक्रम है और 5 दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जो बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता है, पंचायत स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता है, पहले जिले के स्तर पर हुआ और उसके बाद अब ये विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है और ये 23 तारीख तक ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो इसमें कहीं कोई
असहमति का सवाल नहीं है कि ये उनका कार्यक्रम, उनकी पार्टी अगर कोई नहीं, कार्यक्रम तय करती असहमति है तो वो नहीं, करेगी। दरअसल चुनावी हमारी पार्टी रणनीति के भी अनेक अख्तियार कार्यक्रम की जा रही है। क्या समय-समय राजीव पर जी, होते हैं। एक सेकंड, जैसे कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हुई थी 2020 के चुनाव में, अच्छा अगर वो 50% का भी स्ट्राइक रेट ले लेते तो पता लगा कि महागठबंधन की सरकार बन जाती। उसी तरह पिछली बार आपकी सरकार तो बन गई पर कमजोर कड़ी जेडीयू साबित हुई, तो बीजेपी उस आशंका को भी खारिज करना चाहती है, अपनी मजबूती बरकरार रखने के लिए खुद ही निकल पड़ी क्या? नहीं, आप इसका जितना छिद्रान्वेषण करें आपका विशेषाधिकार है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि गठबंधन के अंदर कई कार्यक्रम गठबंधन के स्तर पर होते हैं जिसमें सभी दल शामिल होते हैं। अनेक कार्यक्रम हर पार्टी अपने तरीके से करती है। वो जनता दल यू भी करती है, एलजेपी भी करती है, हम पार्टी के भी सम्मेलन होते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। लेकिन जो बड़े कार्यक्रम होते हैं जहां चुनावी रणनीति की दृष्टि से ये विधानसभा जो सम्मेलन है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां, पार्टी के कार्यकर्ताओं, जो अलग अलग घटक दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच कैसे सामंजस्य और समन्वय बेहतर हो जाए, मतदान केंद्रों पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी तरीके से एक विराट लक्ष्य हमने रखा है 225 सीटों का, उसको हासिल करने का। और ये जो हम 2020 की चर्चा करते हैं, तो मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूँगा, कई ऐसे कारण थे जिसकी चर्चा किए बगैर आज इस गठबंधन का स्वरूप जो है वो जहां उनको बढ़त मिल गई, वो बढ़त तो खत्म हो गई लोकसभा चुनाव में। नहीं, लोकसभा चुनाव में यही आरजेडी सिमट कर कहां चली गई? नहीं, आपका स्ट्राइक रेट भी सबसे अच्छा था राजीव जी। और 2020 का 2020 का विधानसभा आप जो खुलकर नहीं बोल रहे, मैं बोल देता हूं। चिराग पासवान ने वो आग लगाई आपके कई किलों में, अभी वो आपके साथ हैं। पर एक चीज, मुझे भी 20 साल हो गए बिहार की राजनीति, बिहार के हर चुनाव को कवर करते हुए, ऐसा मैंने कभी नहीं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग राजीव जी, 2010, 15, 20 ये जितने चुनाव हुए और साथ में लोकसभा के जो हुए, मुख्य किरदार, मेन स्टार बिहार की राजनीति के नीतीश कुमार होते थे। अब ये चलो जीते हैं, ये रथ यात्रा, एक छोटी फिल्म दिखाई जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी के संघर्ष की, बचपन से लेकर प्रधानमंत्री का सफर, ऐसा पहले कभी नहीं होता दिखा। स्टार होते थे नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बीजेपी अपनी ताल ठोक रही है क्या? आप समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा जब भी हमारे संगठन का कार्यक्रम होगा तो हम अपने नेता, अपनी पार्टी की विचारधारा, हमारे नेता की जो उपलब्धियां हैं, जो बदहाल बिहार से एक संभावनाओं का प्रदेश बना है ये राज्य, जो ये यात्रा है, इसके विभिन्न पड़ावों की हम चर्चा करते हैं, उनकी बात करते हैं। बीजेपी को नीतीश कुमार के वोट हासिल करने की क्षमता पर थोड़ा भरोसा कम हो गया है क्या? इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का नैरेटिव गढ़ रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता है, आपके विश्लेषण को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, नतीजे बताएंगे। मैं चाहता हूं कि तेजस्वी यादव विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़े। मेरी खुली चुनौती है कि ये जातीय गोलबंदी के बजाय विकास पर बात करें। गोलबंदी में भी हारेंगे और विकास परक एजेंडे में जो नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए कर दिया है, वो राज्य के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। नौकरियां, रोजगार, आधारभूत संरचना, बिजली, सिंचाई, विपक्ष तो विकास की बात करता है तो केंद्र से बात आ जाती है गाली पर। प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, प्रधानमंत्री ने तो डीएनए भी पूछा था नीतीश कुमार का, और घुसपैठियों की बात आ जाती है। तेजस्वी कह रहे हैं घुसपैठिए आए कैसे, केंद्र सरकार से पूछा जाए। वो हिंदू मुसलमान भी कर रहे हैं। विकास पर हो जाए तो उससे तो बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। कौन रोक रहा है विकास को अहम मुद्दा बनने से, चुनावी मुद्दा बनने से? जब आप प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी को गालियां देंगे तो निसंदेह जनता नाराज होगी, जनता के कोप का शिकार आपको होना होगा। नहीं तो जनता जब किसी को विधवा कहा जाए, जर्सी गाय कहा जाए, बछड़ा कहा जाए,
किसी के डीएनए पर सवाल मैं उठाए उस जाएं जो बहस में, नीतीश, संदीप चौधरी उसमें भी फिर जनता उस बहस गुस्से पर- में आती होगी ना। संदीप चौधरी जी, देखिए संदीप चौधरी जी, विमर्श की गरिमा को लेकर के हम सबसे बड़े पैरोकार हैं कि ये बिल्कुल सही तरीके से चले, इस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। जब जो हुआ है और उसके बाद एआई वीडियो भी, एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए एक बार हताशा और बौखलाहट फिर से इन्होंने जाहिर की। मैं तो कहता हूं कि इन सवालों को आप केवल अवसर दीजिए कि चीजों को हम लोग स्पष्ट कर सकें, तो हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ मेरी खुली चुनौती है, बहस हो बहुत जाए अच्छा, और ये आप कम से कम चुनावी टाइमर विमर्श, लगाइए। नहीं और उस ये टाइमर के राजीव अंदर रंजन बात जी करें। आप ये अच्छी बात कह रहे हैं, चुनावी विमर्श विकास के मुद्दों पर होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।